साउंड कैमरा एक्शन। नमस्कार। बॉम्बे टॉकीज में आज सुनिए फॉली आर्टिस्ट करण अर्जुन सिंह से की गई बातचीत। इनसे बात की है यूनुस खान ने। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान और आज हमारे कार्यक्रम में एक ऐसी हस्ती मौजूद है जो सिनेमा में बहुत अलग अलग तरह के साउंड क्रिएट करने के लिए जाने जाते हैं। आप जब कोई फिल्म देखते हैं तो उसमें कोई एक सीन होता है, उस सीन में आपको कुछ एक्टर्स नजर आएंगे, कुछ नजारे दिखेंगे, पीछे एक बैकग्राउंड म्यूजिक होगा, लेकिन साथ में होती हैं बहुत अलग अलग तरह की आवाजें। हमारे साथ जो हस्ती हैं वो बहुत अलग अलग तरह की आवाजें सिनेमा के पर्दे पर क्रिएट करने के लिए जानी जाती हैं। तो जरा कुछ आवाजें सुनते हैं। ओह नमस्कार। बताइए वो कौन कौन सी आवाजें होती हैं जो हम सिनेमा में सुनते हैं। पहले हम अपने सुनने वालों को वो आवाजें सुनाते हैं। ठीक है। तो वैसे तो अमूमन बहुत सारी आवाजें हम लोगों को क्रिएट करनी पड़ती है। एक फिल्म में तकरीबन 10,000 साउंड शायद होते होंगे। तो उसमें से कुछ प्रॉपर्टीज मेरे यहाँ पर हैं स्टूडियो में, मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ। जी। तो इसमें एक तो ये नारियल के जो शेल्स होते हैं उसको हम लोगों ने इससे भरा हुआ है, क्ले से घोल के अंदर क्ले पूरा एकदम फिट करके भरा हो ताकि वेट आ जाए। घोड़े की वजन होता है ना, खाली करोगे तो उसमें से बहुत हॉलो आवाज आएगी, नकली आएगी। निकाल के बताइए। तो देखिए जैसे कि घोड़ा गैलप करके आ रहा है, हाँ। तो अगर वो चल रहा है घोड़ा तो धीरे धीरे चल रहा है। हाँ, तो दोस्तों ये देखिए ये घोड़ा चल रहा है। हाँ। वो भी एक्टर है हमारे लिए घोड़ा। तो वो अच्छा। कैंटर कर रहा है या वो ट्रॉट कर रहा है या वो गैलप कर रहा है, वो देख के हम अपने जो हाथ के रिदम है वो एडजस्ट कर लेते हैं। और कोई मेटल का साउंड निकालिए। हम मेटल का जैसे अगर जो भी आप गन देखते हैं जो हीरो हैंडल कर रहा है, पकड़ रहा है, निकाल रहा है, तो उसके लिए हम लोग ये लैच यूज करते हैं। अच्छा। हाँ, ये कोई भी कंपनी का हो सकता है। इसमें बहुत सारी आगे पीछे जाने के दरवाजे की कुंडी है असल में। ये कुंडी है असल में, लेकिन इसको हम जैसे गन लोड करते हैं उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे लॉक है, लॉक। हाँ, ये आवाज ऐसी आएगी। सोचिए कि दरवाजे के लॉक से गन की आवाज निकाली। हाँ, लोड किया। अरे वाह। ऐसा जो हीरो मूवमेंट कर रहा है गन से इधर उधर, तो उसके लिए उसका मूवमेंट सब इससे करते हैं। हम रियल गन से भी कर सकते हैं, अगर प्रोड्यूसर का बजट है तो वो हमको रियल गन्स भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि रोहित शेट्टी साहब हैं, तो उनकी फिल्म में जितनी भी गन्स हम लोग यूज करते हैं वो रियल गन्स आती हैं स्टूडियो के अंदर। तो उसके मूवमेंट्स हम लोग रियल गन से करते हैं। ओहो। ये प्लास्टिक की बोतल किसकी? ये प्लास्टिक की बोतल, ये एक्चुअली जुगाड़ है। अगर वही जैसे कोई छोटी पिक्चर है वहां पे नहीं आया और कुछ क्रीक्स क्रिएट कर रहे हैं, जैसे कि कोई बंदा लटका हुआ है, तो वाह वाह। तो रस्सी में जो लटक रहा है की आवाज आ रही है। बट एक्चुअली उसको हम लोग रस्सी और कोल्हापुरी चप्पल जो होती है, हाँ, उससे अमूमन करते हैं ताकि थोड़ा सा वेट आ जाए इसमें। अभी ये आप करेंगे तो थोड़ा वेट इसमें कम है। अच्छा दोस्तों, ये जो तरह तरह की आवाजें हमने आपको सुनवाई, यहाँ मेरे सामने बहुत अलग अलग तरह की चीजें, कोई डिब्बी, एक सांकल पड़ी है, जो ऑटोमेटिक लॉक होता है ना, जिसकी चाबी कई बार घर के अंदर रह जाती है तो बुलाना पड़ता है ताले वाले को, उस तरह का एक लॉक पड़ा है, और लकड़ी के कुछ टुकड़े पड़े हैं, और एक साइकिल की घंटी है, और नारियल के खोल हैं। ये सब लेकर हमारे स्टूडियो में आए हैं एक जाने माने फॉली आर्टिस्ट करण अर्जुन सिंह। बहुत बहुत स्वागत है विविध भारती के स्टूडियो में। शुक्रिया सर, शुक्रिया। भाई, प्रोग्राम शुरू करने से पहले हमने आवाजों की बौछार कर दी लोगों के ऊपर, ताकि लोगों को समझ में आए कि असल में आज प्रोग्राम में होने वाला क्या है। बिल्कुल। आप मुझे ये बताइए कि ये फॉली आर्टिस्ट क्यों कहते हैं आप लोगों को, और आपका काम क्या है? फोली आर्टिस्ट जो है वो फिल्मों में लोकेशंस पे जो साउंड रिकॉर्ड नहीं कर पाते बेसिकली, क्योंकि वहां पे फोकस जो है आज की दुनिया में सिंग साउंड है तो फोकस पूरा डायलॉग पे होता है जी। एक्टर्स की जो डायलॉग होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वो कहानी बोल रहा है। हाँ, एक सिंग साउंड का मतलब हम समझा दें कि जब शूटिंग हो रही होती है तो उसी समय डायलॉग साउंड रिकॉर्डिस्ट रिकॉर्ड कर लेता है। हाँ, इसे सिंग साउंड कहते हैं। हाँ, और वो फाइनल होता है, वही हम सिनेमा घर में सुनते हैं जी। खाली उसमें थोड़ी क्लीनिंग की प्रोसेस होती है बाद में। अलग से डब नहीं होता। अलग से डब नहीं होता, बहुत रेयर, मतलब 5 या
10% अगर कोई फिल्म में कुछ डिलीट, क्योंकि वो भी होगा कि बहुत नॉइजी एरिया में अगर शूट कर रहे हैं जहां बहुत ट्रैफिक है या बहुत नॉइज है जिसमें डायलॉग इतना क्लियर नहीं आ रहा है, सिर्फ वो डब करते हैं, बाकी सब लोकेशन का ही होता है। तो फॉलीज में भी बेसिकली वो जो साउंड इफेक्ट्स होते हैं उस वक्त सेट पे, वो भी सिंग साउंड में, क्योंकि बूम से रिकॉर्ड करते हैं तो बूम में वो साउंड इफेक्ट्स तो रिकॉर्ड होते हैं बट उसमें उतना वेटेज नहीं होता। बट हमारे लिए वो ये है कि हमको एक रेफरेंस मिलता है लोकेशन का, कि वो लोकेशन की टोन क्या है, एक्टर्स ने जो भी शूज पहने हैं उस लोकेशन पे वो कैसे सुनाई दे रहा है, बाकी अगर दरवाजा है तो दरवाजे का क्या टोन है, जो भी प्रॉपर्टी वहां पे यूज है तो वो हम लोग सुनते हैं, फिर वैसे ही साउंड हम लोग क्रिएट करते हैं। बट हम लोग 100% साउंड क्रिएट करते हैं दोबारा पूरा। तो आप लोग शूटिंग पर भी मौजूद रहते हैं? नहीं, शूटिंग पे हम लोग नहीं रहते। शूटिंग पे लोकेशन का जो प्रोडक्शन मिक्सर है, जो रिकॉर्डिस्ट होता है, वो रिकॉर्ड करता है और उसके साथ उसकी टीम होती है, असिस्टेंट होते हैं, बूममैन्स होते हैं, जो लोग ये सब करते हैं। हमारे पास आता है पोस्ट में, एडिट के बाद जी, जब फाइनल हो जाती है पिक्चर कि अभी फोली करना है, तो हमको पूरा फिल्म का फोली करना होता है। तो आप पहले फिल्म देखते हैं? हाँ बिल्कुल, फिल्म देखते हैं, फिर हम एक लिस्ट बनाते हैं प्रॉपर्टीज की जो हमको लगेंगी। वैसे तो हमारे पास में मतलब बहुत सारी प्रॉपर्टी है कि आराम से किसी भी फिल्म का फोली हम विदाउट प्रॉपर्टी कर सकते हैं। अच्छा, मतलब प्रॉपर्टी का मतलब क्योंकि आजकल इतना रियलिस्टिक है मामला सिनेमा, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जो रियल प्रॉप्स यूज हुए हैं फिल्म में उनको मंगाया जाए। अब उसकी साउंड कैसे आ रही है स्टूडियो में ये दूसरी बात है, बट एक बार वो आ जाती है तो हम लोगों को एक फील मिल जाता है, अच्छा ये टाइप के जूते पहने हैं, ये टाइप का चप्पल है, ऐसा पर्स है लड़की का, ये ऑर्नामेंट्स ऐसे साउंड कर रहे हैं, ये बैंगल्स ऐसी हैं इस सीन में, और जो बैग उसने पकड़ा है उसका ऐसा है, कोई स्टिक है तो वो कैसी साउंड कर रही है, अगर कोई चेयर है जो बहुत ज्यादा यूज हुई है फिल्म में तो फिर वो, और जैसे पहले फोल्डिंग चेयर्स आती थी पत्रे की, हार्ड पत्रे की, चर चर की आवाज करती थी। हाँ, वो क्रीक, मेटल क्रीक आती है उसमें बैठने की। अमूमन वो पुलिस स्टेशन में अंदर जो इंट्रोगेशन करते हैं वहां पे यूज करते हैं, कोई वुडन चेयर यूज करते हैं। तो कई फिल्मों में ज्यादा अगर वो चेयर यूज हो रही है तो हम लोग वो फिर चेयर मंगाते हैं ओरिजिनल, ताकि वो साउंड जो है वो प्रॉपर आए। फिर अगर वो उतना अच्छा नहीं आ रहा है तो फिर हम लोग उसमें हम अपना फॉर्मूला यूज करके उसको थोड़ा सा और क्रिएटिव बनाते हैं। हम तो एक सीन देख लेते हैं जी, और वो मान लीजिए 2 मिनट का है, 3 मिनट का, तो हम उसमें सिर्फ डायलॉग सुन के कहते हैं वाह यार क्या फिल्म बनाई है। आपके काम पर तो आम जनता का ध्यान ही नहीं जाता कि ये भी क्रिएट किए गए होंगे। ये कितनी मुश्किल बात है। और आज इस इंटरव्यू के जरिए हम अपने सुनने वालों को ये कहना चाहते हैं कि जब कोई फिल्म देखें तो उसमें साउंड इफेक्ट्स पर भी ध्यान दें कि एक पूरी टीम है जिसने दिन रात मेहनत की, क्योंकि एक फिल्म को कंप्लीट करने में, उसके पूरे साउंड इफेक्ट्स डालने में कितना ज्यादा काम करना होता होगा, कितना वक्त लगता होगा आपको एक एक सीन पूरा साउंड से भरने में? एक फिल्म को हमको फॉली करने में, अगर एक सिंपल सी फिल्म है जैसे कि लव स्टोरी है या रोम कॉम है, तो हमको कम से कम 150 घंटे लगते हैं वो फिल्म करने में, जो 1.5 घंटे की फिल्म होती है। यहाँ सिंपल फिल्म की बात है, सिंपल फिल्म। और अगर कोई जैसे बाहुबली है, फिल्म है, बाहुबली 1, 2 दोनों हम मैंने की है, और उसमें तो बाहर से भी फॉली आर्टिस्ट बुलाए गए थे, क्योंकि बहुत बड़ी फिल्म है तो उनको एक अलग अप्रोच था फिल्म के लिए। तो एक टीम बन गई थी कि भैया ये साउंड्स आप करेंगे, ये साउंड्स आप करेंगे, वैसा। और जैसे दंगल है तो दंगल को करने में मेरे को 400 घंटे लगे थे। बाप रे बाप। और क्रिश 3 जो आई थी उसमें मुझे 500 घंटे लगे थे उस फिल्म को करने के, क्योंकि वो फुल एक्शन फिल्म है, हर फ्रेम में एक्शन है, क्योंकि सुपर हीरो फिल्म है ना। मतलब जितने साउंड हम लोगों ने क्रिश 3 में क्रिएट किए, मुझे नहीं लगता आज तक मैंने किसी भी फिल्म में क्रिएट किया होगा। अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग बात चल रही है करण अर्जुन जी, यहाँ एक गाना सुनते हैं। जी जी जरूर।
दुनिया झूठी लगती है, दुनिया झूठी लगती है, सपना सच्चा लगता है, छुप के तेरी बाहों में सब कुछ अच्छा लगता है। ये ऐसी हवा, ऐसी लहर, जिसमें सारे बह जाते हैं यहाँ। बह गई मैं, बह गई मैं, जो भी मुझे कहना था। बह गई मैं, जो भी मुझे कहना था। सुनी तेरे दिल की करण अर्जुन जी, मुझे थोड़ा डिटेल में बताइए कि वो क्या साउंड थे और कैसे क्या किया गया था, क्योंकि ये बहुत ज्यादा, और ये मैं अपने सुनने वाले लोगों की तरफ से ये सवाल पूछ रहा हूँ। ये तो मतलब प्रोडक्शन से तो हम लोगों को बहुत अच्छा सपोर्ट था। इवन द साउंड डिजाइनर जो बिलोन फोंसेका है, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया प्रॉपर्टी के मामले में, क्योंकि ये एक सुपर हीरो फिल्म है तो उसमें ऐसी ऐसी चीजें यूज हुई हैं जो हमारे पास है ही नहीं। हाँ, तो उसमें लेकिन एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था, जैसे एक जो विलन था, 3 विलन थे उसमें। मतलब विलन मतलब जो एंटागोनिस्ट उसके विवेक ओबरॉय के जो 3 बंदे वो भेजता है इसको जी पकड़ने के लिए या मारने के लिए। उसमें एक था, उसके पास पावर है कि वो टंग अपनी लंबी कर लेता है कितनी भी, तो अपनी जबान निकाल के वो उसको पकड़ रहा है, घुमा के फेंक रहा है। हाँ। तब ये साउंड आप कैसे क्रिएट करेंगे? ये मतलब एक ऐसी मुश्किल चीज थी। तो फिर हम लोगों ने उसको यशराज स्टूडियो में किया था जी। मेरे स्टूडियो जस्ट फॉली में भी किया हुआ है ये फिल्म, लेकिन जितने एक्शन सीक्वेंस है वो हमने यशराज में किए थे, क्योंकि हमको एक बहुत बड़ा स्टूडियो चाहिए था उस फिल्म के। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बहुत कार क्रैशेस और बिल्डिंगें गिर रही हैं तो उसकी डेब्रीज गिर रही है, तो वो सब साउंड्स क्रिएट करने के लिए हमको थोड़ा बड़ा स्पेस चाहिए था। रेत गिर रही है तो उसमें बहुत सारे लेयर्स हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, एक ही बार में वो साउंड नहीं आता, उसमें अलग अलग ट्रैक्स हम लोग यूज करते हैं उसको बनाने क्या क्या चीजें इस्तेमाल करते होंगे आप? जैसे टंग जुबान के लिए हमने एक नायलॉन की मोटी रस्सी यूज की थी। हाँ। और उसको हमने कम से कम 10 से 11 फीट उसकी लेंथ थी। उसको फिर वो स्टूडियो के अंदर उसको घुमाया तो शप शप शप। हाँ, जब तो पहले तो आपको वो घुमा के मोशन में आना है, उसके बाद आपको बोलना है कि मैं रेडी हूं, अभी आप टेक चलाओ। अरे बाप, क्योंकि आप वो उठाओगे जब तक तो चला जाएगा शॉट। तो फिर जैसे ही पिक्चर प्ले होती है तो फिर आप उसके टंग को देख के फिर उस हिसाब से आप रस्सी को उतना फोर्स दे रहे हो, कम दे रहे हो। अभी आप दोबारा कृष्टि देखोगे तो आपको फिर याद आएगा, अच्छा ये अच्छा इससे क्रिएट किया है। सारे बंदे जो सुन रहे होंगे क्या किया होगा। लेकिन उसके लिए आपको बहुत ताकत चाहिए, क्योंकि वो बहुत मोटी रस्सी, अब हवा में घुमाना, हम लोग पहलवान तो है नहीं जी। तो मतलब मेरे एक असिस्टेंट ने किया था तभी, ये शंकर सिंह उसका नाम है, उसने किया था, क्योंकि बहुत ताकत लगती है सब। हाँ, बिल्कुल आपके बाजू पूरे। हाँ बिल्कुल। इसमें क्या ना, फोली आर्टिस्ट बनने के लिए, फोली आर्टिस्ट बेसिक फोली क्या आर्टिस्ट क्यों बोलते हैं, ये जो आर्ट जो सबसे पहले जिन्होंने इन्वेंट किया या जिन्होंने इसका आविष्कार किया, जिन्होंने शुरू किया, वो रेडियो के टाइम पे जैक फोली उनका नाम है। उन्होंने पहली बार, क्योंकि रेडियो जब होता था म्यूजिक और डायलॉग्स से थिएटर की तरह एक्ट करके वो पूरा प्रोग्राम बनाते थे, उन्होंने सोचा यार क्यों ना इसमें हम लोग साउंड इफेक्ट्स भी रखें ऑनलाइन वहां पे, वो तो लाइव है रेडियो। तो उन्होंने फिर वो अलग अलग चीजें बनाई, जैसे कि ये घोड़े का साउंड देना, ये लॉक्स के दरवाजे छोटे छोटे बना देना, घंटी, बेल, जो भी स्टोरी से रिलेटेड। तो उन्होंने फर्स्ट टाइम वो लाइव यूज किया था रेडियो में वहां पे, तो उनका नाम जैक फॉली था। तो ये आर्ट को बाद में फिर फिल्मों में भी उन्होंने बहुत सारा काम किया, तो फिर ये आर्ट को नाम उनके सरनेम से जाना जाता है कि फॉली। अच्छा, तो क्या आपने इसकी कुछ अलग से पढ़ाई की है? नहीं सर, मैं तो खैर बीआर चोपड़ा साहब के जो बंगला है वहां मेरे फादर काम करते थे सिक्योरिटी में जी। तो वहां पे हमारा
स्टाफ क्वार्टर तो वहीं रहते थे। तो एक बार मैं ऐसी रात में बैठा हुआ था, क्योंकि रात में तो वहां कोई होता नहीं, रात में ही फोली होता था, क्योंकि दिन भर तो अलग अलग आर्टिस्ट आ रहे हैं, अपनी अपनी डबिंग करके जा रहे हैं जी। तो फोली के लिए तो आपको टाइम मिलेगा ही नहीं। वो जमाने में फिल्मों की डबिंग हाँ बहुत होती थी, और सारे आर्टिस्ट आके कर रहे हैं ना, अलग अलग फिल्मों की बुकिंग, स्टूडियो 2-2 घंटे के लिए बुक है। तो स्टूडियो फोली के लिए रात को 10-11 बजे के बाद ही मिलता था। तो एक फोली आर्टिस्ट आता था कोई, वो आके रात भर करता था सुबह तक, फिर डबिंग शुरू हुआ। तो एक बार मैं बैठा था तो 2 स्टूडियो थे, 1 और 2, तो मैं बीच में बैठा था, बीच में वहां एक चेयर जहां सिक्योरिटी बैठता है वहां बैठा था मैं जी। तो वो कैंटीन वाला आया चाय लेके, अब उसको चाय लेके इधर भी जाना था उधर भी जाना था। इधर एक ही चाय देनी थी क्योंकि फोली हो रहा है और एक रिकॉर्डिस्ट है और कोई नहीं है, तो अंदर रिकॉर्डिंग में एक चाय देनी थी और पूरा ट्रे उसका भरा हुआ। तो उसने बोला, अरे यार एक काम कर, तू ये चाय अंदर दे दे, रेड लाइट ऑन होगी तो मत जाना, रेड लाइट ऑफ होगी तो तू दे देना, मेरे को ये सब लेके उधर जाना है। मैं गया अंदर, तब मैंने सबसे पहले वहां पे प्रहलाद साल्वी करके फोली आर्टिस्ट है जिन्होंने शोले के लिए भी फोली किया है। और एक गजब जी, वो फोली कर रहे थे, फिल्म का नाम था अर्जुन, सनी देओल की फिल्म थी, सेकंड एक्शन सीक्वेंस था, तो उनको मैंने फोली करते हुए देखा और मैं एकदम दंग रह गया। मैंने बोला ये आदमी क्या मैजिक कर रहा है, क्योंकि मैं तो मॉनिटर रूम से सुन रहा हूं ना। हाँ बिल्कुल। वहां पे विजुअली आप देखो तो इतना कुछ दिख नहीं रहा है, वो खड़ा है, हिल रहा है, ऐसी एक बॉटल है उसके हाथ में, बट यहाँ पे जो साउंड का इम्पैक्ट है, जो कंडेंसर माइक के थ्रू आप जो इधर आ रहा है, वो तो मैं उसमें ऐसा हो गया। तो तभी मैंने सोच लिया था कि मैं ये ही काम सीखूंगा और यही करूंगा लाइफ में। वाह वाह, इतना मैं फैसिनेट हो गया उस आर्ट से। तो एक मोमेंट ने आपकी जिंदगी बदल दी। फिर मैंने रात में शुरू किया जाना, असिस्ट करना, क्योंकि उनको उस जमाने में असिस्टेंट वगैरह कहाँ, वो अकेला ही आके कर रहा है। एक्चुअली जितने भी फोली आर्टिस्ट हैं बॉम्बे में, वो सारे लोग रिकॉर्डिंग से ही जुड़े हुए हैं। जो वो रिकॉर्डिस्ट है या असिस्टेंट रिकॉर्डिस्ट, वही लोग फोली आर्टिस्ट बने हैं। अच्छा। अलग से कोई फोली का कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, कुछ नहीं। वो लोग ने किसी आर्टिस्ट को देख के, उन लोग के अंदर भी पैशन आया और उन लोग ने ट्राई, कितने लोगों ने ट्राई किया, वो लोग कर ही नहीं पाए। तो जिसमें जो कर पाए, तो हमारा फिर एक ग्रुप बना बीआर में, लाला जी बोलते हैं वो थे, एक दूसरा लड़का था असलम, उसको रजनी, वो दोनों अभी है नहीं, वो लोग दोनों गुजर गए, और मैं, हम लोगों की 3 की एक टीम थी और हमारे 3 असिस्टेंट थे। वो तीनों असिस्टेंट आज इंडिपेंडेंट फोली आर्टिस्ट हैं इंडस्ट्री में। वाह। तो ऐसा है। कुल मिलाकर जिंदगी का एक मोड़ आपको इस रास्ते पर ले आया। जी जी। और पढ़ाई लिखाई का क्या हुआ? पढ़ाई लिखाई सर, मैंने मतलब मेरा ऐसा रहा कि मैं 7th में फेल हो गया था, 9th में फेल हुआ, 10th में फेल हुआ, क्योंकि 7th के बाद रोज काम कर रहा था रात को। तो मेरा ध्यान इतना जाता नहीं पढ़ाई में, वैसे भी मैं इतना अच्छा हूं नहीं। तो फिर लेकिन मैंने की, मेरे को बोला तुम पढ़ाई तुमको पूरी करनी है कैसे भी, मतलब स्टूडियो से भी मेरे को प्रेशर था, ऐसा नहीं है। अरे कैसे मतलब घर से भी प्रेशर, स्टूडियो से? क्योंकि हमारा बीआर फिल्म हमारा घर जैसे ही था ना। चोपड़ा साहब के साथ में इतने सालों से, वहां मेरे फादर 1970 से हुए हैं साथ में, 69 से। तो लेकिन फिर कैसे भी करके मैंने पढ़ाई, ऑफ कोर्स 12th पास किया, फिर फर्स्ट ईयर में गया। तो फर्स्ट ईयर में मैं 2-3 महीना बहुत हताश हो गया कॉलेज जाके, क्योंकि कोई कॉलेज में क्लास में बच्चे आते ही नहीं थे, और उन दिनों अटेंडेंस वगैरह का इतना इंपॉर्टेंस था नहीं। तो जितने प्रोफेसर आ रहे हैं तो 1-2 ही बच्चे बैठे हैं, तो बोले अरे ओनली 2-3 स्टूडेंट्स, नो लेक्चर, वो चले जाते थे। तो मैंने बोला यार मैं तो अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, इतना दूर जू से मैं बैंड रहा हूँ कॉलेज में, और पढ़ाई हो नहीं रही, 2 महीने हो गए, अभी अब कब होगी यार। तो मैंने बोला वैसे भी ये कॉमर्स है, कॉमर्स मेरे को साउंड में कुछ काम आने वाला है नहीं, है ना, अकाउंटिंग मैंने करनी नहीं है, तो मैंने वो छोड़ दी। और फिर मैंने वॉइसिंग शुरू कर दी थी मैंने उस जमाने में। उस जमाने क्या था सर, वॉइस आर्टिस्ट भी नहीं थे ज्यादा। हाँ बिल्कुल। हिंदी फिल्म में तो जो लोग थे भी ना, सो ज्यादातर, क्योंकि उस टाइम पे क्या, मतलब जिसकी आवाज अच्छी है वही डबिंग कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो नॉर्मली जब हरियाणा और पंजाब से लोग आ रहे हैं, मोटी मोटी आवाजें वो लोग बोल रहे हैं, तब वो फिर बाद में जब रियलिस्टिक फिल्में थोड़ी, जब सिनेमा चेंज हुआ, तब वो आवाजें मैच नहीं करती थी, क्योंकि वो ऐसा लगता था कि यार किसी और की, ये बॉडी किसी और की, तो वैरायटी इतनी नहीं थी। फिर बाद में धीरे धीरे ट्रेन होके आर्टिस्ट। तो मैं एक यंग कैरेक्टर था, एन चंद्रा की फिल्म थी तेजस्विनी, उसमें एक डायलॉग था, रिवोल्टिंग डायलॉग था, वोटिंग के लिए जा रहा है, उसको मना कर रहे हैं क्योंकि अंदर बूथ कैप्चरिंग हुआ है, वो लोग खुद ही टप्पे लगा रहे हैं। तो वो आर्ग्यू करता है लड़का, उसके एक सीन था वो मैंने डब किया था फर्स्ट टाइम। तो मैं वो गया अंदर, एक टेक में मैंने दे दिया, क्योंकि डबिंग्स तो हम लोग करवा ही रहे हैं डेढ़ आर्टिस्टों से, डायलॉग याद हो गया, कर दिया। फिर ऐसे ही एक फिल्म में एक यंग कैरेक्टर था, पूरी फिल्म हीरो ही था वो मैंने कर दिया। वैसे धीरे धीरे, और बाद में सेंसर कट्स में बहुत डब करने लग गया था। अच्छा। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि आर्टिस्ट ने डब किया, बाद में वो शूट पे चला गया कहीं और, मॉरिशस वगैरह, अब यहाँ पे सेंसर के 3 डायलॉग कट गए कि ये गाली चेंज करनी है, ये वर्ड निकाल दो, ये नहीं बोल सकते,
तो फिर वो कौन करेगा अभी लास्ट मोमेंट में। तो मैं थोड़ा मिमिक्री का भी शौक था मेरे को, तो मैं मैच करके कर देता था। अरे गजब। हाँ, किस किस की आपने? अरे की है मैंने बहुत, अजय देवगन के लिए की है, अक्षय के लिए की है। मतलब हमको आपकी ये टैलेंट का भी पता चल गया। जी जी। यहाँ दो सिरे छूट गए। एक तो ये कि आपने पढ़ाई अधूरी छोड़ दी थी, तो हम अपने श्रोताओं को ये कतई नहीं कहना चाहते कि लोगों को पढ़ाई अधूरी छोड़ देनी चाहिए। आगे की पढ़ाई के बारे में बताइए जो आप आजकल कर रहे हैं। अभी बाद में मुझे मेरे एक दोस्त से पता लगा कि वो बीए कर रहा है फिल्म्स में। हाँ। मतलब फिल्म्स में मतलब फिल्म्स ही पढ़ाएंगे आपको, जैसे स्क्रिप्टिंग, साउंड, डायरेक्शन, सिनेमाटोग्राफी और ये सब उसी में। मतलब इसमें वाला डिग्री हो तो मतलब ये तो मैं भी कर सकता हूँ तो मेरे को वैसे भी पढ़ना था, मुझे डिग्री अब मेरी कंप्लीट करनी थी। तो अभी मेरे पास रिसोर्सेज हैं, फैसिलिटीज हैं, मैं टाइम दे सकता हूँ, कर सकता हूं। तो मैंने बोला कौन से कॉलेज से किया तूने? बोलता डीजीएमसी मलाड। अरे मैंने तो उनके लिए वर्कशॉप किया फ्री में मैं प्रिंसिपल को डायरेक्टली जानता हूं, मैंने सीधा उनको फोन लगाया, मैम मैं बोल रहा हूँ, अरे हाँ कर, मतलब मुझे एडमिशन चाहिए कॉलेज, अरे आप आइए अभी इधर तो उन्होंने मेरा तुरंत सब यहाँ सबसे करवा दिया। जज्बा है पढ़ने का, क्योंकि आप अपने प्रोफेशन में कामयाब हैं, इतनी फिल्में कर रहे हैं, आपकी पूरी टीम है, पर एक जज्बा है पढ़ाई का जिसको हम अंडरलाइन करना चाहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और वो भी मैं रेगुलर लेक्चर्स अटेंड कर रहा हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि जाके अभी मैं हूँ ठीक है सेलिब्रिटी फुली आर्टिस्ट है तो ये वो मुझे थोड़ा उन्होंने बोला है कि आपको अटेंडेंस का प्रॉब्लम होगा तो वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन असाइनमेंट्स और एग्जाम्स आपको देने पड़ेंगे, बोला वो तो मैं दूंगा। लेकिन मैंने अभी तक कुछ भी कभी भी मिस नहीं किया क्लास तो आप एक स्टूडेंट की तरह जाके? हाँ एकदम जाके डेली पढ़ता हूँ। वाह। तो अभी मेरे लिए एक अच्छा हो गया कि मॉर्निंग कॉलेज हो गया है, क्योंकि सेकेंड ईयर में हूँ अभी, तो वो मेरे लिए अच्छा है। 11 बजे फ्री हो जाता हूँ, फिर जाके अपने स्टूडियो में काम शुरू कर देता हूँ। क्या बात है। एक और सिरा छूट गया था, वो है बी.आर. चोपड़ा साहब से जुड़ी यादों का। जी। कोई तो याद आपकी होगी जो हमारे साथ बांटी है। बी.आर. साहब का तो सर बहुत सारा होगा, क्योंकि पूरा सारी जिंदगी बीती है वहां पर। हाँ, उनके बंगलों में ही तो खेले हैं हम लोग। उनके जो बच्चे थे उनके बच्चे हमारे साथ खेलते थे। रवि जी के बेटे जूनो और पूजा और अभय जो डायरेक्टर अभी बना है, उनके साथ हम लोग खेलते थे। तो दिन भर हम लोग वहाँ बंगले में स्कूल के बाद वहाँ खेलते थे, फिर बाद में रात को वहाँ पे। तो ये फोली जब से शुरू हुआ तो मैं नाइट्स इतनी की है, मैंने बहुत नाइट्स की है। कोई याद चोपड़ा साहब की जो? हाँ, उनके साथ मैंने अवाम के दौरान जब उन्होंने लास्ट उनकी फिल्म जो उन्होंने डायरेक्ट की थी, तभी वो स्टूडियोज में आते थे, तभी मैं असिस्टेंट था। तो अच्छा। हाँ, तो मेरी उनसे ऐसी बात कभी हुई नहीं, क्योंकि वो तो बड़े हैं। रवि जी के साथ ऑफ कोर्स मैंने बागबान पूरी रिकॉर्ड की है साथ में। वाह। हाँ, रवि चोपड़ा जी इन्होंने बागबान बनाई थी, तो उसकी पूरी फिल्म मैंने डब भी की, साउंड इफेक्ट्स भी किए, उसकी फोली भी हमने की है, मिक्स भी वही हुई। तो उस दौरान उनसे बातें होती थी, हर टेक के बाद पूछते तेरे लिए ओके है क्या? तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा मोमेंट है कि साहब हमको पूछ रहे हैं। क्या बात है। साउंड पॉइंट ऑफ व्यू से और व्हाटएवर, फिर बाद में यूज्ड टू से ओके और व्हाटएवर। तो वो एक अच्छा मोमेंट था रवि जी के साथ में। बहुत सही है। या एक गाना सुनते हैं। हाँ। बागबान का ही सुनते हैं, क्योंकि उसकी बात चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। हाँ पहले कभी ना मेरा हाल ऐसा हुआ, मेरी नींद गई चैन खोने लगा, कुछ तो होने लगा, हाँ कुछ तो होने लगा।
एहसास है ये, पहली मोहब्बत का एहसास है ये, कैसे बताऊं कि क्या प्यास है ये। क्यों तड़पने लगा, क्यों धड़कने लगा, कोई सपना मेरा दिल संजोने लगा, कुछ तो होने लगा, हाँ कुछ तो होने लगा। महबूब चाहत की राहों में मिलके, महबूब चाहत की राहों में मिलके, पूरे हुए सारे अरमान दिल के। अब सनम दरमियां ना रही दूरियां तेरी, जुल्फों तले मैं तो सोने लगा, कुछ तो होने लगा, हाँ कुछ तो होने लगा। पहले कभी, हाँ हाँ पहले कभी ना मेरा हाल ऐसा हुआ। मेरी नींद गई चैन खोने लगा, कुछ तो होने लगा, हाँ कुछ तो होने लगा। हाँ हाँ कुछ तो होने लगा, हाँ कुछ तो होने लगा। हाँ कुछ तो होने लगा। हाँ कुछ तो होने लगा। भगवान का गाना हमने यहां पर सुन लिया और मैंने आपसे सवाल किया था, इस रास्ते पर ले आया, फिर आप डबिंग आर्टिस्ट बन गए, फिर आपने मिमिक्री जैसा कुछ भी वहां सिनेमा इंडस्ट्री में किया, एक एक कदम आगे आप बढ़ाते चले जा रहे थे। तो क्या एक ख्वाब था इंडिपेंडेंट फोली आर्टिस्ट आप बन जाएंगे, या ये एक इत्तेफाकन एक जर्नी हुई, ऑर्गेनिक जर्नी होती चली गई है? नहीं, इत्तेफाकन तो नहीं हुआ, क्योंकि मैं पैशनेट बचपन में ही हो गया था, तो मुझे फोली ही करना था और वही मैं कर रहा था। वो रात को होता था, दिन भर आप क्या करोगे? अगर आप बीआर के लिए रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं तो वो 8 से 4 बजे आप फ्री हो गए, नेक्स्ट रिकॉर्डिंग आपकी रात को 10 बजे है, तो बीच में आपके पास टाइम है। तो उस दौरान मैं डबिंग्स करता था। तो मैंने रामानंद सागर के यहाँ पे और धीरज जी के यहाँ पे क्रिएटिव आइज, उनके लिए बहुत डब किया है और मेन कैरेक्टर्स ही मैं नॉर्मली करता था। तो वो करते करते फिर बाद में मुझे ऐसा लगा यार बीआर में मेरा समय जो है वो अभी वेस्ट हो रहा है बहुत। 8 घंटे की ड्यूटी अगर आप कर रहे हैं, और जब मैं वॉइसिंग के लिए जाता था तो जो मुझे पेमेंट वहां मिलती थी वो ये महीने में नहीं दे रहे। तो मैंने बोला ये मैं अपने करियर का अभी मेरा टाइम है कि आई शुड कम आउट ऑफ दिस एंड डू इंडिपेंडेंट एंड फ्रीलांस वर्क, सो विच विल बेनिफिट मी मोर। तो फिर मैंने वो 2003 में बीआर स्टूडियो से रिजाइन किया और फिर एक ऑफिस मैंने लिया था यहीं पे 4 बंगला में, आदर्श नगर में। तो वो सिर्फ मैंने बैठने के लिए एक जगह ली थी, क्योंकि इंडस्ट्री पूरी फिर उस दौरान अंधेरी में शिफ्ट हो गई थी। बिल्कुल, सारे स्टूडियोज, मुक्ता आर्ट्स, एम्पायर स्टूडियो, यशराज स्टूडियो, सारे अंधेरी में आ गए थे। आर्टिस्ट काफी इधर शिफ्ट हो गए थे, तो फिर उस तरफ डबिंग के लिए बहुत कम लोग जा रहे थे, और पोस्ट प्रोडक्शन के लिए भी, टू दैट मैटर। तो और मेरी डबिंग भी सब इधर ही, इस तरफ ही होती थी, सारे इधर ही थे। तो मैंने फिर लिया और फिर वहां से दिन भर मैं डबिंग करता था, रात में मैं फोली करता था। जब डॉल्बी आया तो डॉल्बी डिजिटल वगैरह की आपको डिटेलिंग बहुत करनी पड़ती है फोली। जी जी बिल्कुल। तो उसमें आप सिर्फ एक रात में 3-4 घंटा करके आप फिल्म का कैसे करोगे? मतलब तो महीनों लग जाएंगे करने के लिए। तब फिर मैंने एक डिसीजन लिया, यार हमको अभी एक डेडिकेटेड फोली स्टूडियो चाहिए कि वहां सिर्फ फोली का काम हो, जस्ट फोली। तो वहीं से ये नाम भी डिराइव हुआ मेरे कंपनी का कि जस्ट फोली। हम लोग सिर्फ फोली करते हैं, ताकि कोई हमको फोन भी नहीं करे कि यार मेरे को डबिंग के लिए स्टूडियो दे दे। तो वी आर ओनली डूइंग फोली हियर। मेरे एक फ्रेंड है हुजैफा कैसर, उन्होंने मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट किया और गोरेगांव में मैंने एक स्टूडियो बनाया जस्ट फोली। और फिर जो वो नैया चल पड़ी तो
मतलब चल पड़ी। तो पहली इंडिपेंडेंट फिल्म की याद हमें बताइए। पहली जो मेरी इंडिपेंडेंट फिल्म थी वो थी तेरी मेहरबानियां, ओहो, जिसमें जैकी श्रॉफ, पूनम ढिल्लन थे और उसमें एक डॉग जो है वो हीरो था। तो उस फिल्म में मैंने बैंगल्स और पायल का जो साउंड है पूनम ढिल्लन का, मैं आपको थोड़ा सा सुना भी सकता हूँ। बिल्कुल, एक डिब्बी है, हाँ, उसमें से पायल वायल निकालता हूँ। तो उसमें मुझे बोल दिया गया यार ये बैंगल्स और पायल आपको फॉलो करना है कैरेक्टर। तो मैंने पकड़ा बैंगल और पायल और ये शुरू कर दिया, और पूरी फिल्म में अगर जहां भी आपको ये सुनाई देगा तो वो मैंने क्रिएट किया है फिल्म में। क्या बात है। केसी बुगाडिया की केसी बुगाडिया, उनकी जितनी भी फिल्म उन्होंने बनाई, उनकी 25 फिल्में मेरे ख्याल सिल्वर जुबली है। हाँ। सारी हम लोगों ने किया है, सारी। क्या बात है। हाँ। आपको कुछ चैलेंज जैसा लगा या पहले से आप काम कर ही रहे थे? तो एक चैलेंजिंग फिल्में बीच बीच में आती है। उस जमाने में एक चैलेंजिंग फिल्म आई थी तेजाब, तो उसमें एक सीक्वेंस था जिसमें अनिल कपूर जो है वो लूठिया पठान का पूरा अड्डा जो है वो गाड़ी से चला के पूरा डिस्ट्रॉय कर देता। हाँ। अब ये बात कर रहा हूं मैं एनालॉग के, यहाँ पे डिजिटल आया नहीं है। अब इसमें वो पूरा सीक्वेंस एक टेक में, वहां ऑफ कोर्स पंच तो आप कर सकते हैं क्योंकि रिवाइंड फॉरवर्ड ये रॉक एंड रोल सिस्टम आ गया था, बट लेकिन आपको करना हर चीज एक साथ में। और उस तो सब मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग, हाँ, मैग्नेटिक टेप से ही रिकॉर्ड होता है, और एक ट्रैक में आपको पूरी रील करनी है। मतलब हर कैरेक्टर, हर इंसिडेंटल साउंड, क्योंकि एक टेप में 4 ट्रैक्स हैं तो उसमें 4 रीलों का साउंड इफेक्ट्स होता था। तब क्योंकि ये एक स्पेशल सीक्वेंस था तो इसके लिए हमको एक डेडिकेटेड टेप हमने डिमांड की, भैया इसके लिए हमको 4 ट्रैक्स चाहिए, क्योंकि इतना एक्शन है वो एक साथ में नहीं होने वाला है। तो फिर एक बार हमने पूरा रैंडम टूटने का किया, जिसमें जैसे मैंने बताया हमारे 3-4 असिस्टेंट्स थे और हम लोग 3-4 खुद थे। तो जैसे एक बंदे ने गैलन्स वगैरह सब लेके, बड़े बड़े ड्रम्स लेके खड़ा हो गया, एक आपका बोनट और बड़ी कुछ संदूक पेटी सी, वो जितना भी बार डैश होगा वो लेके बैठ गया। एक आदमी सिर्फ ग्लास और बॉटल्स तोड़ने के लिए 2 जन बैठ गए, एक जन कोई लकड़े की चीजें लेके बैठ गया। और ऐसा हम लोगों ने बीआर स्टूडियोज में किया था और पूरा 2 माइक्स यूज किए थे और पूरा हमने एक टेक में किया था। जैसे गाने में होता था ना, डायरेक्ट रिकॉर्डिंग होती थी, तो किसी ने भी गड़बड़ की तो आपको वापस करना है, उसमें तो पूरा गाना ही वापस करना होता था। तो हम लोगों के पास तो पंचिंग था, लेकिन फिर बाद में हमने ऐसा करके फिर एक लेयर सिर्फ स्पेसिफिक जो स्क्रीन पे दिख रहा है उसको फिर रिकॉर्ड किया, डिटेलिंग बोलते हैं। फिर एक ट्रैक में हमने सिर्फ ग्लास ब्रेकिंग रिकॉर्ड की, हाईलाइट करने तो मिक्स में नहीं कर पाएंगे ना, कैसे करेंगे। तो वो बहुत चैलेंजिंग फिल्म थी तेजाब। अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग बात चल रही है करण अर्जुन जी, यहाँ एक गाना सुनते हैं। जरूर। सनम आई बहार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। सुबह से था बेकरार, आजा सनम आई बहार, तेरा करूं दिन गिन गिन के इंतजार, आजा सनम आई बहार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। एक पूरा
वो दौर जो आपने बात की कि एनालॉग के जमाने की रिकॉर्डिंग से, कि आज जब हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है कि हर तरह की चीजें हैं, तमाम तरह के ट्रैक्स हैं, आप साउंड को बहुत पॉलिश कर सकते हैं और बदलाव कर सकते हैं। आपने वो पूरा दौर देखा है बीआर स्टूडियोज में काम करने से लेके, और एनालॉग जब तक चलता रहा, कितनी कठिनाइयों का सामना उस दौरान करना पड़ा, और ऐसी कोई याद हो जब आपको लगे कि यार ये तो बहुत ही मुश्किल हुआ था मुझे ये करने में, जैसे आपने तेजाब की याद की, इसी तरह की कोई और याद भी बांटिए, और एनालॉग और डिजिटल के जो बदलाव हैं उसके बारे में बात कीजिए। एनालॉग में हमको तकलीफ तब होती थी जब हमको दूसरे स्टूडियोज में जाके फोली करना होता था। जैसे हम लोग आराधना में भी जाते थे, हम लोग सीरॉक में भी जाते थे, हम लोग गीतांजलि में भी जाते थे, आनंद स्टूडियोज में भी जाते थे। जैसे मैंने प्यार किया, हम लोगों ने आनंद स्टूडियो में जाके की थी फोली। बाद में फिर हम आपके यहाँ कौन में हमने रिक्वेस्ट किया, सूरज जी आप अगर हम लोग बीआर में कर सकें तो थोड़ा हम लोग कंफर्टेबल रहेंगे, क्योंकि वहां पे क्या होता है, आपका घर है, आपको पता है कि कौन सा सामान कहाँ पे रखा हुआ है। जब आप बाहर जा रहे हो तो आपके पास लिमिटेशन है, आप कितनी प्रॉपर्टी लेके आप जा सकते हो। वो अलग बात है कि आपने वो राष्ट्रीय में तो आपने प्रॉपर्टी बोल दी, तो जितना बोला उससे ज्यादा वो 2-3 स्पॉट बॉयज और आर्ट वाला बंदा आके उधर बैठा रहता था पूरे फोली में। ऐसा किसी भी प्रोडक्शन हाउस ने आज तक हमारे लिए नहीं किया है। वाह, कि जो सीन है वो सीन देख के वो प्रॉप लाके आपको देगा, खुद देगा बगैर बोले। गजब। तो वो फैसिलिटी जो होती है वो उससे फिर आपका काम बहुत इजी हो जाता है। तभी भी हमने 4 ट्रैक यूज किया था, मतलब 8 ट्रैक्स यूज किए थे। मैंने प्यार किया में, हम आपके यहाँ कौन में भी, जैसे 4 ट्रैक में आपके फुटस्टेप्स हैं, मेन कैरेक्टर्स, और 1 ट्रैक क्राउड का, और इसमें इंसिडेंटल साउंड्स, रसल टैप एक ट्रैक में, एक ट्रैक में जो भी वुडन और हेवी साउंड्स है, एक में ज्वेलरी बैंगल्स जो स्वीट साउंड्स आ रही हैं वो उस ट्रैक में आ रही है। तो तभी भी ट्रैक्स की लिमिटेशन तो थे ही। तो बहुत मुश्किल होता होगा तब। हाँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा सीक्वेंस आ जाता है कि अरे यार ये अगर वहां कर रहा होता तो मुझे इजी होता क्रिएट करना, यहाँ मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। जैसे मैं चेन्नई में गया था एक बार फोली करने, तो मुझे बुलाया, सर आप ये फिल्म है, आप प्लीज करो, यहाँ पे एक फोली आर्टिस्ट कर रहा है लेकिन मजा नहीं आ रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म है। माटरान करके एक फिल्म थी जिसमें ये सूर्या उसका डबल रोल था। तो मैंने ठीक है, मैंने क्या क्या है प्रॉपर्टी में, एक लिमिट जितना मेरे पास ले जा सका। अच्छा, इधर फ्लाइट में आप वो मेटल तलवारें वलवारें आप लेकर जा नहीं सकते, सब अटक जाएगी, क्योंकि वो सीधा मेरे को ही अरेस्ट कर ले गया। ये भाई किस लिए ले जा रहे हो आप? हाँ, मैं वो ले गया था, लेकिन एक जो लैंप रहता ना, लालटेन ले गया था, लेकिन वो लालटेन खाली थी, उसमें कुछ था नहीं। बट मैं वो डाल के चला गया, फिर मेरे नाम से एयरपोर्ट पे अनाउंसमेंट हो रही है। मैं गया तो बोला आपको उधर जाना, पीछे बैक डोर से, उधर जहां बैग अभी तक लोड होने वाले हैं, आपके वजह से रुका हुआ है सब। बोला क्या? अरे बाप रे। बोला ये क्या है, आप क्या लेके जा रहे हैं? बोला सर ये सब एफेक्ट्स देखिए ना, आप क्या है, वो सब प्रॉपर्टी है साउंड इफेक्ट्स की। बोले नहीं ये अलाउड नहीं सर, इसमें गैसोलीन होता है ना, और ये फ्लाइट के अंदर जा रहा है। मतलब आप उसके अंदर देखो, सालों में कभी उसके अंदर गैसोलीन डाला ही नहीं गया, वो खाली है, वो साउंड इफेक्ट क्रिएट करने के लिए किया गया। देखा, लेकिन नहीं, आपको फिर पहले इंटीमेट करना चाहिए था, इसमें हम लोग लिख देते। मतलब लेकिन जब मैं आया तब तो इंटीमेशन आपने मांगा नहीं, मैं जा रहा हूँ तो आप बोल रहे हो इंटीमेट कर रहा था, तो वैसी कभी दिक्कत हो जाती। हाँ, जैसे नेपाल में जब हम लोग गए थे तो वहां पे ऐसा होता था कि जब 2-3 फिल्में रेडी हो जाती थी, क्योंकि वहां पे फिर स्टूडियो उन्होंने बनाया, गवर्नमेंट ने NFDC करके, नेपाल फिल्म डेवलपमेंट करके रॉक एंड रोल सिस्टम बनाया, और तो वहां पे फोली आर्टिस्ट तो है ही नहीं कोई। तो हम लोग 3 लोग वहां पे गए थे फोली करने, 3 फिल्म। तो वहां पे तो जब गए, और सिस्टम तो जो हमारा वही सेम इक्विपमेंट है, तो वो जो रिकॉर्डिंग है कर रहा है वो 2 दिन से गया नहीं था। बोला यार मैं आता हूँ, वो घर चला गया। तो हम लोग ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। बोला यार ये कमाल है, फिर 2 जन अंदर कम पड़ रहा है ना हम लोग को, सब कुछ एक ही ट्रैक में करना है। फिर कई बार ही उसको बोलो यार ये सामान चाहिए, वो गया लेने, गायब हो गया, आ ही नहीं, 1 घंटा हो गया। फिर हम लोग ढूंढने गए उसको, किधर गए, तो वहां देखा तो 3 लोग पत्ते खेल रहे हैं, उसके साथ बैठ के वो सिगरेट पी रहे हैं। भाई हम लोग 1 घंटे से वेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अरे वो सामान आप मंगाए ना, वो लेने गया है, मैं उसका वेट कर रहा हूँ। तो ऐसा सब होता है, क्या करेंगे। तो नेबरिंग कंट्रीज के लिए भी काम किया? हाँ, जी। नेपाल की बहुत फिल्में की हमने, बहुत लेट उन लोगों ने शुरू, जब DTS आया उसके बाद, वो भी बॉम्बे से ही कोई एक लड़का एडिटर था, वो उसने धीरे धीरे थोड़ा बहुत करना शुरू किया। अभी भी वहाँ एवरेज फोली होता है। नेपाल में जितनी फिल्में हम लोग करते थे, तो एक नाइट में फिल्म खत्म, वो नेपाली हो, हिंदी हो, भोजपुरी हो, गुजराती हो, पंजाबी हो, क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं है। लेकिन हमारा आर्ट, तीनों जो हमारे प्लेयर थे हम लोग, वो इतने परफेक्ट थे, हम लोग बगैर देखे भी फोली कर सकते हैं किसी भी फिल्म का। अच्छा। हाँ, हम लोग रेडी हैं जो पहन के, और उसने सब चीजें रखी हैं, और मैंने कई बार किया भी है। अच्छा। हाँ, जिसका बिल्कुल बजट नहीं है उसका सीधा टेक शुरू करते हैं हम लोग।
वाह। विजुअल देख के हमको फील समझ में आ जाता है कि क्या सीन होने वाला है। अच्छा ऐसा हो रहा है तो शायद ये कैरेक्टर आएगा या नहीं आएगा, आएगा तो मैं आऊंगा ही आऊंगा उसके साथ, क्योंकि हमारा इन्वॉल्वमेंट इतना होता है फिल्म में, अंदाजा होता है कि ये आएगा ये नहीं आएगा। तो ये ज्यादातर हम लोग करते हैं जब हम स्टूडेंट फिल्म्स करते हैं, तो उन लोगों का बजट होता ही नहीं है, यार सर इसमें तो कुछ बजट ही नहीं, वाला ठीक है भाई तू टेक कर। करते हैं इसको। तो हिंदी, नेपाली, साउथ की फिल्मों का जिक्र आ गया जी। अब जरा एक पूरा स्पेक्ट्रम खोलिए कि किन किन लैंग्वेजेस की फिल्में आप कर चुके हैं और कौन कौन सी इंडस्ट्री के लिए की हैं। इंडिया में तो जितनी लैंग्वेजेस हैं, हाँ। हम लोगों ने सब लैंग्वेज की फिल्में की हैं, क्योंकि सारी लैंग्वेज। बिल्कुल, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि मैग्नेटिक की जो इक्विपमेंट जब 1971 में बी आर चोपड़ा साहब लेकर आए थे, तो उसके पहले तो ये सिस्टम था ही नहीं ना फॉली करने का। हाँ हाँ। उसके पहले भी जो करते थे वो वाइल्ड करते थे फॉली, और वो जाके एडिटिंग टेबल पे जाके उसको मैच करते थे। वो भी तो वही फॉली करते थे जो इंपॉर्टेंट है, वो डायरेक्शन वाला कर दिया, कोई एडिटर ने आके कर दिया, वैसा था, कोई फॉली आर्टिस्ट था नहीं। जैसे बी आर साहब ने एक फिल्म बनाई थी, रवि चोपड़ा साहब ने, द बर्निंग ट्रेन, तो उसमें स्पेशल इफेक्ट्स सीखने के लिए अरुण पाटिल को उन्होंने अपने कॉस्ट पे भेजा था, वहां से स्पेशल इफेक्ट सीख के, तो उस फिल्म में जितना भी फायर सीक्वेंस वो उन्होंने किया था। वो इफेक्ट्स खाली वर्ड जुड़ा था तो लोगों को लगा यार ये इफेक्ट्स भी क्रिएट कर सकता है। तो उसने की भी काफी फिल्में, मिस्टर इंडिया का लाइव फॉली उसने किया था, बट उसके साथ अगेन साल्वी साहब थे, नित्या टीम, मतलब टीम दूसरी लेके सुपरवाइज बेसिकली करना और खुद भी करना, उनको भी मैंने फॉली करते हुए देखा है। अच्छा। और फिर एक डिम्पी बहल करके फॉली आर्टिस्ट थे, वो बेसिकली एडिटर था। ओके। हाँ, वो डेविड साहब का असिस्टेंट था वो, लेकिन वो फॉली अच्छा करता था वो। और एक फिर डेविड साहब का एक और असिस्टेंट था ए के राणा, दे वाज वेरी गुड विद फॉली। तो एमकेडी की जितनी फिल्में होती थी मनमोहन देसाई की, उसका फॉली वो लोग करते थे। ओके। हाँ, और वो लोग बहुत कम फॉली करते थे, ज्यादा नहीं, क्योंकि वो लोग तो मतलब फ्रीलांसर्स है ना, और हम लोग तो अड्डा लेके बैठे हैं बाकायदा। बीआर में हमारे पास सेटअप है, ये है, वो लोग को तो फिर स्टूडियो बुक करना, प्रोडक्शन को बोलेंगे और वो सब होगा। और हमारे यहाँ तो जो फिल्में यहाँ आई हैं वो हम लोग ही कर रहे हैं फॉली मैक्सिमम। कोई एक आध होता था फेवरेटिज्म, नहीं यार मेरे को इसका फॉली आनंद में जाके करना है, उससे आराधना में जाके करना है। जब आराधना भी बन गया तो ये मेजर 3 टीम्स थी बॉम्बे में। अच्छा। सबसे पहले हमारी थी, और फिर आनंद स्टूडियो जब बना तो वहां पे एक टीम बनी, प्रहलाद सालवी और जीतू करके एक था, वो गुजर गया, नित्या वो भी गुजर गया। तो प्रहलाद सालवी साहब हैं, लेकिन उन्होंने बहुत पहले छोड़ दिया। और आराधना में अभी हैं चौधरी साहब हैं और कर्नल सिंह है, गुप्ता जी हैं, ये लोग 3 एक टीम है, ये 3 लोगों की एक टीम थी। और हमारे फिर असिस्टेंट्स भी थे, जो बजट है जैसा है अच्छा काम आपको करके देंगे। लैंग्वेजेस तो बहुत सारी हैं, मतलब पिक्चरों का काउंट अगर मैं बोलूं, लगभग मैंने अंदाजा ऐसे लगाया था, ऑफ कोर्स पेमेंट के लिए जब हिसाब किताब तो कितनी फिल्में आप, हम लोग सीधा साल में ही हिसाब करते थे, जब किसी को चाहिए तो ले लो। तो जब अकाउंटिंग में देखा मैंने 100 से 110 फिल्में, 115 फिल्में साल की, फिर मैंने बोला यार हम लोग तो इतने टाइम से कर रहे हैं, तो कम से कम 3-4 हजार फिल्में तो हो गई होंगी आराम से। क्योंकि जब तक डिजिटल आया और इक्विपमेंट सस्ते हुए, कॉम्पैक्ट हुए, छोटे सेटअप्स बनने लग गए, तो फिर फीजिबल हुआ कि स्टूडियोज और भी बन सकते हैं, जगह जगह बन सकते हैं। तो फिर बाद में बने, जब तक बने नहीं थे तो लिमिटेशन था ना, ये 3 ही ग्रुप है जहां आपको फॉली करना है। यस। अब उसमें गुजराती हो, पंजाबी हो, भोजपुरी हो, उड़िया हो, बंगाली हो, और छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज भी करते थे, बुंदेलखंडी फिल्म भी करते थे हम लोग। तो हम लैंग्वेजेस तो इतनी, साउथ की फिल्में भी करते थे कोई कभी साउथ, लेकिन पहले से टेक्निकली वो लोग साउंड थे, तो उधर स्टूडियो साथ साथ में टेक्निकली वो लोग अपग्रेडेड थे पहले से, तो उधर से कम फिल्में आती थी। बट बाकी नेपाल से, बांग्लादेश से, कभी कभी पाकिस्तान से फिल्में आती थी और हम लोग करके देते थे। यहाँ पर एक गाना सुनते हैं, फिर आगे की बातचीत करेंगे। बिल्कुल। तो बताइए कौन सा गाना सुनवाया जाए। मैंने प्यार किया, अरे वाह। दिल देके दर्द मोहब्बत लिया है, सोच समझ के ये सौदा किया है मैंने, ओ मैंने क्या, मैंने प्यार किया, प्यार किया, प्यार किया है मैंने, प्यार किया, प्यार किया, प्यार किया है। दिल देके दर्द मोहब्बत लिया है, सोच समझ के ये सौदा किया है मैंने, प्यार किया, प्यार किया, प्यार किया है मैंने, प्यार किया, प्यार किया, प्यार किया है।
बन गई मेरी किस्मत की रेखा। खबर क्या थी ये बात इतनी बढ़ेगी, मोहब्बत में मेहनत भी करनी पड़ेगी। दिल वाले मेहनत से डरते नहीं है, डरते हैं वो प्यार करते नहीं है। मैंने प्यार किया, प्यार किया, प्यार किया है, मैंने प्यार किया, प्यार किया, प्यार किया है। ठुकरा चुका हूँ, जुल्फों की छाँव में आकर रुका हूँ। ये छाँव मेरी है, मेरी रहेगी, जो मैं कहूँगा वो दुनिया कहेगी। ये चांद सूरज भी छोड़े चमकना, मुश्किल है मेरे इरादे बदलना। मैंने प्यार किया, प्यार किया, प्यार किया है, मैंने प्यार किया, प्यार किया, प्यार किया है। भाई मैंने प्यार किया का ये गाना सुना, और इससे पहले एनालॉग और डिजिटल की बातें हो रही थी। डिजिटल आने के बाद किस तरह की क्रांति आई है फॉली की दुनिया में, ये बताइए करण अर्जुन जी। वो लोगों को लगा कि भैया ये तो बहुत आसान हो गया, अभी डिजिटल आ गया है तो आपके पास कई सारी फैसिलिटीज हैं। लेकिन मेरे को एक डिसएडवांटेज लगता है आज भी, कि पहले जो हमारा आर्ट इतना परफेक्ट था और सारे आर्टिस्ट इतने अच्छे थे, तो एक इन्वायरमेंट में अगर सारे साउंड जो फिल्म में एक साथ हो रहे हैं ना उधर स्क्रीन पे, और सब एक साथ आप कर रहे हो ना, तो आपस में उनका एक लेवल और टोन और फ्रीक्वेंसीज क्लैश होके एक अलग माहौल बनता है उस सीन का। अभी क्योंकि फिर उसके लेवल्स भी अपने आप एक दूसरे को सप्रेस करते हैं, और हम लोग खुद देखते हैं कि स्क्रीन पे कौन पास में है कौन दूर है, तो फिर उस हिसाब से हमने अपना माइक प्लेसमेंट लेके एक कोऑर्डिनेशन के साथ में हम लोग जब फोली करते थे, उसका फिनिशिंग जो है ना वो बहुत अच्छा आता था, जैसे एनालॉग के टाइम पे गानों का आता था। बिल्कुल बिल्कुल, जब सारे म्यूजिशियंस और सिंगर साथ में करते थे। आज आप कोई भी गाना सुनो, सब एक जैसे गाने लगते हैं, क्योंकि सबको बीट चाहिए, सबको हुक नंबर चाहिए। बिल्कुल, तो वो फर्क अभी भी है। तो अभी डिजिटल में क्या होता है कि अकेले ही आदमी पूरी फिल्म का फोली कर रहा है ना। हमारे टाइम में 3, 4 और 2 असिस्टेंट और 5, 6 लोग इन्वॉल्व हैं फिल्म में। तो अभी अकेला आदमी अगर हीरो के लिए भी चलेगा, हीरोइन के लिए भी चलेगा, विलन के लिए भी चलेगा, दूसरे कैरेक्टर, तो उसके अंदर वेरिएशंस कितना वो ला पाएगा खुद के, उसमें एक सीमा होती है हर एक आदमी की। तो जब टीम होती है तो क्या होता है, हमारे इसमें तो एक लड़की का फुटस्टेप करने के लिए एक लड़का स्पेशलिस्ट था, वही करता था। नजाकत उसके चाल में वैसा, तो मैं भी करता हूँ वो वैसे। अच्छा, तो हाँ, ये मजेदार बात है कि लड़की के फुटस्टेप्स के लिए स्पेशलाइजेशन की जरूरत है, क्योंकि उसका वजन अभी 50-60 किलो है। हाँ, अब मेरा वजन 90 किलो है। अब मुझे उतना लाइट साउंड करना है, मुझे एक उसकी बॉडी का लैंग्वेज देखना है, वो किस हिसाब से चल रही है, तो उसको उतना लाइट साउंड करना है, मुझे सिंक भी देना है, मुझे इमोशन भी देना है, तो इसमें बहुत इन्वॉल्वमेंट लगता है। उसके बाद आपको परफेक्ट टोन मिलती है एक सीन में। तो अब क्या होता है कि सारी चीजें, अगर आपका फोली इंजीनियर सही नहीं है पीछे, या फोली मिक्सर कह लो, तो क्या होता है कि हर चीजें कोई सब एक ही लेवल पे रिकॉर्ड कर देते हैं। वो फिर उसमें आपको बाद में बहुत टाइम लगता है उसको लेवल करने में, जो एनालॉग के टाइम पे नहीं होता था। क्योंकि वो उस वक्त ही वो कट करके बोलता था, नहीं तू पीछे ले अपना हाथ, यहाँ वो मेरे को प्रोमिनेंट चाहिए, तू पीछे आ जा, और टेक कर लिया, सब एक साथ आ रहा है। क्या बात है। अब वैसा नहीं है, उसको फ्रीडम है। तो लेकिन जो फोली एडिट करने बैठेगा, अगर उसकी रिकॉर्डिंग सही नहीं है, बैलेंस नहीं है, तो फिर वो उसमें बहुत टाइम लगता है फोली एडिटिंग में। फोली एडिटिंग भी एक अलग चीज है, उस पर बात करेंगे बाद में। बिल्कुल। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि अक्सर ये बातें होती हैं कि भारत में जो टेक्नोलॉजी है और टेक्नीशियंस हैं वो हॉलीवुड की तुलना में कमतर हैं, या उनका जो एक्सेलेंस है वो थोड़ा अलग तरह का है। फोली की दुनिया में क्या स्थिति है? फोली के दुनिया में सर अभी हम लोग एट पार हैं उनसे।
ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हमें वैसे उस तरह की फिल्में दी जाएं तो हम लोग आराम से कर सकते हैं। हालांकि मैंने हॉलीवुड की फिल्में अभी करनी शुरू भी कर दी। पिछले साल में 5 फिल्में की हैं, वो हॉलमार्क के लिए थी 2 चैनल, और 2-3 फिल्में हमने ऑस्ट्रेलिया के लिए की है। वो क्या होता है कि वो एक उनका ट्रीटी होता है ना कि यहाँ से ये काम इस कंट्री में होना चाहिए, फाइनेंस वहां से है, तो लेकिन वहां पे फोली जो बंदा जिसने कॉन्ट्रैक्ट लिया था वो बिजी था, तो उसने हम लोगों को आउटसोर्स किया था। और भी 3-4 फिल्में मैंने की हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग थी, तो एट पार, और वहां से कोई कभी करेक्शन या कोई रिमार्क ऐसा कुछ नहीं, अच्छा ही हुआ है, कोई वो नहीं। तो मतलब ये है कि फोली की दुनिया में अब हम और अभी क्योंकि टेक्नोलॉजी है तो हम लोग सब जुड़े हुए हैं। जैसे मैं एक फोली आर्टिस्ट ग्रुप है फेसबुक पे, हम लोग सब जुड़े हुए हैं, मीटिंग्स होती हैं तो अटेंड करते हैं राउंड टेबल्स में। अगर आपको कुछ साउंड क्रिएट करना है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप ग्रुप में पूछ सकते हो, वो लोग रिप्लाई करते हैं, और सब लेजेंड्स रिप्लाई करते हैं जो स्टार वॉर्स और ये सब फिल्में कर चुके हैं। क्या वो लोग, हाँ, तो अभी वो भी एक फैसिलिटी है कि आपको कहीं फंसे हो कुछ चीज में तो वो लोग अपना सजेशन देते हैं कि आप ऐसा कर सकते हो, ये कर सकते हो। एक दिलचस्प सवाल मेरे जहन में ये आ रहा है कि एक आम आदमी सिनेमा देखता है तो उसको सिनेमा देखने का एक तरीका है। एक व्यक्ति जिसको सिनेमा की थोड़ी समझ है वो थोड़ा अलग तरीके से देखता है कि भाई कैसे शॉट लिया गया है, कैमरा प्लेसमेंट क्या है, लाइट्स किस तरह की है। एक फोली आर्टिस्ट जब सिनेमा देखता है दूसरों का तो उसका ध्यान किस किस चीज पर जाता है? हमारा बड़ा मुश्किल होता होगा। हमारा ध्यान जो है ना, मेन आर्टिस्ट है उसके पीछे क्या हो रहा है उस पर हमारा ध्यान रहता है। तो एक एग्जांपल आपको बताता हूँ, परदेश का हमने फोली किया था, और हम लोग एम्पायर स्टूडियो मिक्सिंग स्टूडियो में गए थे, सुभाष घई साहब थे वहां पे, और फोली प्रीमिक्स वो चेक करने बैठे थे, और वो बैठे हैं और वो फोली सुन रहे हैं, तो इतनी आवाज आ रही है, बोलता अरे यार कट कट कट, ये आवाज किसकी है? मैं सर वो वहां पे बैग रखा है, महिमा उतर रही है तो पीछे सर्वेंट है उसने बैग रखा। अरे यार, अच्छा ये क्या साउंड है? मतलब सर ये है, ये एक काम करो यार, तुम लोग के लिए मुझे एक एक्शन फिल्म बनानी पड़ेगी। मेरी लव स्टोरी है, मुझे ये इतने सारे साउंड इतना नहीं सुनना है, प्लीज इसको सब म्यूट करो, इसको दबा दो, इसको। तो वैसे किस्से भी हुए, क्योंकि वो जो म्यूजिकल डायरेक्टर है उनको इतना ज्यादा खटखुट पसंद नहीं है। हाँ, जैसे यश जी थे, यश जी का एक बहुत अच्छा किस्सा मेरे को अभी याद आया जी। यश जी ने जब चांदनी बनाई तो चांदनी में उन्होंने स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिया कि मेरी म्यूजिकल फिल्म में मुझे साउंड इफेक्ट्स नहीं चाहिए। तभी फोली नहीं बोलते थे, एफेक्ट्स बोलते थे, एफेक्ट्स नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ चांदनी की बैंगल्स और पायल, बस पूरी फिल्म में ये, उसके आगे एक भी साउंड इफेक्ट मेरे को नहीं चाहिए। तो उसके लिए भी उन्होंने जयसिंह जी को बुलाया, जिन्होंने गाने में चूड़ियों का इफेक्ट बजाया था। मेरे हाथों में 9 चूड़ियां हैं और उनकी ही पायल यूसी, वो अपना पिटारा लेके आके बैठ गए। जयसिंह जी बैठे हैं, हाँ जयसिंह जी ये सीन है, श्री जी आते हैं आप, हाँ सर ओके। अब वो लेके ऐसे एक ही रिदम में घुमा रहा हुआ, वो सिंग जा रहा है, उस लड़की तो अलग रिदम में चल रही है। तो उन्होंने कोशिश की 2-3 बार, हुआ नहीं। बोला ये सर ये तो साउंड तो करेक्ट है लेकिन सिंग का थोड़ा इश्यू आ रहा है। तो मेरे जो गुरु थे वहां पे, BN तिवारी जी, जिन्होंने मुझे रिकॉर्डिंग वगैरह सिखाई वहां पे, तो उन्होंने बोला सर ये प्रॉपर्टी आपके लिए साउंड सही है ना, तो ये लड़का ये कर देगा ये सब। हाँ करेगा तो जाओ करो। तो मैं गया अंदर, मैंने बैंगल्स पकड़ी, जो रील शुरू हुई सीधा रील एंड, वाह वाह वाह, बीच में रुकी नहीं क्योंकि मैं तो एक्सपर्ट था उसमें। बिल्कुल। तो यश जी बोले चलो ठीक है भाई मैं जा रहा हूँ, गुड नाइट, ऐसे ही पूरी फिल्म का कर दो। तो ये है किस्सा चांदनी। गजब गजब, क्या बात। चांदनी का गाना सुना जाए? मेरे हाथों में 9 चूड़ियां, बिल्कुल सुनते हैं। मेरे हाथों में 9 चूड़ियां हैं, थोड़ा ठहरो सजन मजबूरियां हैं। मेरे हाथों में 9 चूड़ियां हैं, थोड़ा ठहरो सजन मजबूरियां हैं। मिलन होगा अभी इस रात की दूरियां हैं। मेरे हाथों में 9 चूड़ियां हैं, थोड़ा ठहरो सजन
बातचीत का आज आप पहला भाग सुन रहे थे। इसका दूसरा भाग आप सुनेंगे अगले हफ्ते। इस कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर थे गणेश शिंदे और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। और अब इजाजत दे, नमस्कार। डिजिटल अपना बॉम्बे टॉकीज, पिक्चर ही कल्चर है अपना बॉम्बे टॉकीज। रॉकिंग है रोलिंग है अपना बॉम्बे टॉकीज। सुपर है डुपर है अपना बॉम्बे टॉकीज।